अभी हम जब अंदर आ रहे थे तो सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि आपने वजन कम किया है, आपने कुछ जादू किया है, आपने वजन कम कर लिया है अपना। हालांकि मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या पॉलिटिकल वेट भी कम हुआ है इस वजन के साथ में? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? क्योंकि सब लोग तारीफ कर रहे थे, इसके लिए मैंने सोचा इसके लिए आपको पूछ लें। वजन कितना कम हुआ है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरे टेलर को टाइट किया है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े सिलाना शुरू किया कि जिससे वजन कम दिखता है। और पॉलिटिक्स में वजन आप कौन से पोस्ट पे है इससे डिसाइड नहीं होता। आपका जो वजन होता है पॉलिटिक्स में, वो आप क्या हो उसके आधार पर डिसाइड होता है। इसलिए महाराष्ट्र में किसी को भी पूछ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा वजन कम हुआ या ज्यादा हुआ। नहीं, क्योंकि आपका क्या है ना सर कि ये तो हम देख रहे हैं कि आप पर काम का बहुत बोझ डाला हुआ है। आप चीफ मिनिस्टर थे, तब भी आपके पास जितने पोर्टफोलियोज नहीं थे उससे ज्यादा पोर्टफोलियोज आपके पास है। और किसी भी स्टेट में दो सबसे बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, फाइनेंस और होम। ये तो आपके पास है ही। इसके अलावा पावर, उसके साथ में हाउसिंग, प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब तो बात की बात है। लॉ एंड जुडिशरी, यू नेम अ डिपार्टमेंट जो आपके साथ में। इरिगेशन भूल गया। इरिगेशन, तो 6 से 7 डिपार्टमेंट्स आपके पास में है। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि सारा काम आपसे कराया जा रहा है, लेकिन आपको पद नहीं दिया गया। आप मतलब ये सारा काम आपसे कराएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई और रहेगा। क्या ये हम मान के चले? क्योंकि आप पर काम का सचमुच में बोझ है। उसके साथ में आप 6 डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर भी हैं। सो ऑलमोस्ट पूरी सरकार आप चला रहे हैं, इस तरीके से मैसेज जा रहा है। ऐसा है कि जो लोग गवर्नेंस को या गवर्नमेंट को बाहर से देखते हैं उनको ऐसा लगता है। चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, इसलिए मैं ये जानता हूं कि अभी 6 ही डिपार्टमेंट मुझे देखने पड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर को सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से करीब करीब सारी डिपार्टमेंट्स की फाइल्स ये चीफ मिनिस्टर के पास जाती है। दूसरा, एज ए गार्डियन मिनिस्टर मुझे 6 ही डिस्ट्रिक्ट देखने पड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर को सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चूंकि अभी हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी है, तो मैं ये जो 6 पोर्टफोलियोज मेरे पास है, ये अभी एक प्रकार से जब तक विस्तार नहीं होता तब तक के लिए है। विस्तार के बाद ये पोर्टफोलियो किसी और के पास जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार एक सामूहिक प्रयत्न होती है, और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने सरकार चलाई है, मैं ये मानता हूं कि हमारी सरकार में पोर्टफोलियो किसी के भी पास हो, उसको यशस्वी करना, टू मेक हिम सक्सीड, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए 6 पोर्टफोलियो हो, 10 हो, 2 हो या 1 हो, मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र में लोगों के हितों के जो विषय है वो हमारी सरकार बड़ी तेजी के साथ उसके निर्णय करे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत बोझ मेरे ऊपर है। मैं तो ऐसा कहूंगा कि आई एम एंजॉयिंग। लेकिन सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, मैं आपको बताता हूं, और काफी सीरियसली, दरअसल ये गंभीरता से हमको देखने की जरूरत है। क्योंकि जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपका मैंडेट क्या है, आपको एज अ चीफ मिनिस्टर क्या करना है, किस तरीके से सरकार चलानी है। आपका एक अपना विजन होता है, और उसके आधार पर आप अपनी टीम को आगे लेकर जाते हो। जब आप डेप्यूटी के रोल में होते हो, तब आपका मैंडेट क्या है वो आपको चीफ मिनिस्टर की तरफ देखना पड़ता है। एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी ने आपको क्या मैंडेट दिया है? जब आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था, तब पार्टी ने क्लियरली आपको कहा था कि आपको पार्टी लीड करनी है, सरकार लीड करना है, और आपको आगे बढ़ना है। अब एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो पूरा एपिसोड मुझे याद है कि जिसमें आपकी तो इच्छा थी कि आपको सरकार में नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको सरकार में जाना क्यों नहीं था? इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आप सरकार में जाना नहीं चाह रहे थे। क्या आपको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं मिल रही थी, इसके लिए आप सरकार में नहीं जाना चाह रहे थे? ये कारण मान सकते हैं? देखिए, ऐसा था कि नॉर्मली चीफ मिनिस्टर रहने के बाद आप किसी दूसरे पद पर सरकार में जाए तो
एक प्रकार से आपकी इमेज ये होती है कि आप पावर ग्रीडी हो, आप पावर हंग्री हो। तो मेरा मूल विषय इतना ही था कि हमने सत्ता का परिवर्तन किया है तो कोई कुर्सी चाहिए इसलिए नहीं किया। महाराष्ट्र के जो हालात थे, जो 2-2.5 साल में महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उन सारी घटनाओं के मद्देनजर हम लोगों ने यह परिवर्तन किया था। और इसलिए मैं ये नहीं चाहता था कि कोई ये कहे कि केवल सत्ता के लिए परिवर्तन हुआ है, ग्रिड के लिए हुआ है। और इसलिए मैंने एक बड़ा कॉन्शियस निर्णय उस समय लिया था कि मैं सत्ता के बाहर रहूंगा। लेकिन जब मेरे नेताओं ने मुझसे बात करके मुझे कहा कि पार्टी के महाराष्ट्र के आप नेता हो, ये सरकार हमको चलानी है और इस सरकार को चलाने में आपके अनुभव की आवश्यकता है, इसलिए हमको ये लगता है कि आपने जाना चाहिए। और एक बात हमारे नेताओं ने जो कही, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बात मुझे सही भी लगती है। उन्होंने ये कहा कि सरकार बाहर रहकर चलाई नहीं जा सकती और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ये सरकार चलाए तो सरकार ठीक चलती भी नहीं है। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपको अंदर रहना चाहिए। और मेरा मैंडेट आपने जो पूछा, मेरा एक ही मैंडेट है। देखिए, हम सब लोग, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो या हम लोग हो, हम सब लोग मिलकर एक विकसित भारत का जो विजन प्रधानमंत्री जी ने देखा है, वो विजन महाराष्ट्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो जब महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन बनेगा तभी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। तो ये जो विजन है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, यही हमारा मैंडेट है। और मेरा एक्स्ट्रा मैंडेट ये है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो यशस्वी हो, इसलिए उनको पूरे तरीके से मदद करना, उनके पीछे खड़ा रहना। मैं पूरी ताकत के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़ा हूं। उनकी लीडरशिप में हम सब लोग मिलकर महाराष्ट्र को फिर एक बार देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रहेंगे। सर, ये तो ठीक है। देखिए, महाराष्ट्र की एक एडमिनिस्ट्रेशन की परंपरा रही है जिसके तहत महाराष्ट्र में काम होता है। और आज की स्थिति में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट फ्लो देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 में है। फिर सरकार यहां से वहां हुए, लेकिन फिर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर एक काम चलता है। लेकिन मैं उस चीज पर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि एक पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से बातें हुई, क्योंकि ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बीजेपी इतना बड़ा कदम उठाती है और पहले उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। आपने ये फैसला लिया था कि आप सरकार के बाहर रहेंगे। क्या आपकी बात हुई थी आपके लीडरशिप से या आपका खुद का फैसला था? क्या जिस तरीके से वो चीजें हुई, आपको खुद को कब पता चला कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया? आपको कब पता चला कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं? या उनको पहले से यह वादा किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और इसीलिए आपने फैसला कर रखे थे आपने कि मैं इस सरकार में नहीं रहूंगा, मैं बाहर से इसको मदद करूंगा? क्योंकि बीजेपी तो सरकार में शामिल होने वाली थी, उसमें ऐसा नहीं कि आपके मंत्री होने वाले नहीं थे। तो ये वाकया हमको समझना है कि ये आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया, उसके बाद जेपी नड्डा वो ट्वीट करते हैं, अमित शाह ट्वीट करते हैं और उसके बाद फिर आप राजभवन में हमने देखा कि 2 कुर्सियां रखी हुई थी, तीसरी कुर्सी ऐड की जाती है और फिर हम खबर चलाते हैं कि नहीं, शायद देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये आपने कैसे हुआ? ये 2020 मैच की तरह हुआ। उसमें कब क्या रिजल्ट कैसे बदलता है, ऐसा वो बदलते गया। लेकिन एक बात मैं पक्की बोलता हूं कि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला हुआ वो मेरे कंसल्टेशन से हुआ और उससे आगे जाकर मैं कहूंगा कि इट वाज माय प्रपोजल। अच्छा, मैं बिल्कुल आपको नेशनल टेलीविजन पर ये कह रहा हूं कि इट वाज माय प्रपोजल कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और हमारे नेताओं ने उसको मान्यता दी। तो इसलिए दैट वाज नॉट अ शॉकर फॉर मी, वो मेरे लिए शॉक नहीं था। मेरे लिए, अब उसको सुखद कहिए या किसी भी प्रकार का शौक कहिए, मेरे लिए शौक ये था कि जब मुझसे ये कहा गया कि आपने डिप्यूटी सीएम बनना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेताओं ने जब मुझसे बात की, दे वर एब्सोल्युटली कन्विंसिंग। और उन्होंने जिस प्रकार से मुझे कन्विंस किया, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पार्टी का हित भी उसमें था। और जब मैंने शपथ ली उस समय निश्चित रूप से मैं बहुत
तरह के विचार मेरे मन में थे। चेहरे पर दिख रहा हाँ, था। थे, बिल्कुल थे, इसमें छुपाने की बात नहीं है, बहुत तरह के विचार थे। किंतु उसके बाद महाराष्ट्र से और पूरे देश से जो समर्थन मिला, मैं ऐसा मानता हूं, आपने पहले बात की इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरा कद शायद चीफ मिनिस्टर बनकर नहीं बढ़ा था, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बढ़ा। इतना समर्थन लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि लोग ये जानते थे कि ये जो परिवर्तन हमने किया है ये महाराष्ट्र के और देश के हित में किया है। और ऐसा परिवर्तन जब आप लोग करते हैं तो उस समय कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय हमने लिए। और आज अगर आप मुझे पूछेंगे, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सरकार हम जिस प्रकार से चला रहे हैं, और विशेष रूप से मेरा और शिंदे जी का समन्वय, ये कोई आज का तो है नहीं, वो तो हमें दिखाई दे समन्वय रहा तो है। बहुत पुराना है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये सारा इतनी सारी चीजें हुई तो ये कुछ तो समन्वय लगता ही है ना आपस में। तो हमारा समन्वय तो बहुत पुराना है, हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत काम किया है, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और मैं इतना जरूर यहां पर कहूंगा कि मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूं। विश्वास में लेकर वो काम करते, सारे निर्णय हम लोग बैठकर करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। नहीं, लेकिन सर हमारी एक शिकायत है आपसे। हमने आपको 4-5 महीने पहले पूछा था कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले, वैसे कोई शिंदे आप महाराष्ट्र में तलाश रहे हैं क्या? आपने कहा था कि कोई शिंदे नहीं है, तो अचानक ये शिंदे कहां से आ गए? ये आपका उनका संपर्क कब हुआ, या वो आपके पास अप्रोच किए? या क्योंकि आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया, इसके लिए हम कहते हैं कि जैसे मुथैया मुरलीधरन है, वो हमेशा दूसरा एक बॉल दूसरा डालता है, वो आप भी एक दूसरा डालते हैं। तो क्या ये उस तरीके से था? आपने उनको कांटेक्ट किया, या वो आपके पास आए कि हमको सरकार से बाहर निकलना है, आप हमको साथ में लेंगे क्या? साहिल, आपने जब मुझे पूछा तो आप तो जानते हैं कि राजनीति में अपनी स्ट्रेटेजी ये नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बताई जाती, नहीं तो तब से चल रहा था, नहीं तो वो स्ट्रेटेजी तो फेल ही होती है। मैं आज इतना ही कहूंगा कि देखिए, हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंका था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहां पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है, हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है। तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहां पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था, उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया, और मुझे इस बात की खुशी है जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया। तो आपने ये बदले के लिए किया, लेकिन आपकी पार्टी में कई लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला लिया है कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया एकनाथ शिंदे को, क्योंकि हमने चेहरे देखे वहां पर बीजेपी के नेताओं के। जैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने डिक्लेयर किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पार्टी के नेता कहीं ना कहीं सदमे में चले गए कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो सपना देख रहे थे कि अपनी सरकार बनने जा रही है। आज की स्थिति में भी क्या आपकी पार्टी में यह भावना है कि यह सरकार तो एकनाथ शिंदे की है, या उनको आगे करके सरकार बनाई है और हमको डिप्यूटी का रोल निभाना पड़ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दिल पे पत्थर रख के हमको ये फैसला लेना पड़ा। ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये बहुत कम लोगों को पता होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसमें से भी 3 या 4 लोगों को ये पता था कि जो लेटर माननीय राज्यपाल जी को दिया गया है वो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का दिया गया है। बाकी जो साथ में आए हुए थे सब लोगों को ये पता नहीं था। मैंने दोपहर में केवल हमारे जो प्रमुख 4-5 लोग हैं उनको विश्वास में लेकर ये कहा कि देखिए हम लोग सरकार तो बना रहे हैं,
पर मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। तो इसलिए एक सहजता के साथ जो लोग, चूंकि कई दिनों तक टीवी पर चल रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि अपनी सरकार बन रही है, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उनके लिए एक प्रकार से वो शौक था। क्योंकि जब मैंने इस प्रकार की अनाउंसमेंट की तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को भी 3-4-5 लोगों से ज्यादा पता नहीं था ये होने वाला है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनके लिए शौक था। लेकिन आज सब लोग ये मानते हैं कि ये सरकार हमारी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि यही चीज आपने अगर 2019 में की होती तो आज 2.5 साल तो मुख्यमंत्री पद मिलता बीजेपी के पास। आज की स्थिति में अगर ये सरकार, और आपको 2004 का पूरा टर्म, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, कहां से कहां चेंज होगा ये 2020 का मैच, तो आपको तो अभी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद मिलेगा ही नहीं। अगर वही 2019 में अगर समझौता कर लेते तो 2.5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाए। देखिए, सवाल ये था कि हमारे नेताओं ने उद्धव जी के सामने 10 बार ये घोषणा की कि ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अमित शाह साहब ने की, हमारे सारे बड़े नेताओं ने की। उस समय तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे थे। और इतना ही नहीं, उद्धव जी ने स्वयं ये घोषणा की। तो जब ये तय था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मुझे जब सबने मिलकर, अकेले मोदी जी ने नहीं, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर घोषित किया, उसके बाद अचानक जब आपके ध्यान में आता है कि नंबर ऐसा फंसा है कि 3 पार्टियां एक साथ आ जाए तो हम लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अचानक आप उसको बदल देते। आपने इस पूरे दरमियान कभी नहीं कहा, नेवर। और मैं वापिस बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, शिवसेना को 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने का कभी फैसला नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और मैं उसके आगे जाकर आपके सामने तथ्य भी रख देता हूं कि इनफैक्ट जिस समय उन्होंने ये शर्त रखी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए, उस समय हमने कहा ये अलायंस नहीं होगा और हम लोग निकल गए। उसके बाद 3 दिन बाद वापस हम बैठे, हम लोगों ने हमारी पालघर की सीट कैंडिडेट सहित शिवसेना को दी और हमारा अलायंस हुआ। तो ये बिल्कुल 100% स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री का कोई, हाँ, उनको ये हमने जरूर कहा था कि पिछले बार उनको हमने कम मिनिस्ट्री दी थी, हम इस बार ज्यादा मिनिस्ट्री देंगे, ये बिल्कुल कहा था उनको। और उन्होंने कहा था 1-2-3 मिनिस्ट्री हमको चाहिए, हमने कहा था वो भी देंगे, बट चीफ मिनिस्टर के बारे में कभी नहीं कहा था। अगर कहते तो देखिए, बिहार में हमने दिया, उस समय हमारे से तो बहुत कम सीटें आई उनकी, लेकिन जब हमने उनको अनाउंस किया था नीतीश जी को, तो हमने उनको बनाया। तो अगर हम ऐसा अनाउंस करते तो बिल्कुल बनाते। तो इसलिए ये जो बात है ना, ये एक प्रकार से एक पॉलिटिकल, मतलब एक प्रकार से ये एक तत्व की बात है। और इसलिए ये जो अब वो कह रहे हैं, अब ये जो कह रहे हैं कि उस समय हमारे साथ आते तो इनको नहीं चाहिए भाई 2.5 साल। हम लोग देखिए बेईमानी से 2.5 साल नहीं लेंगे, जो लेंगे अपनी ताकत पर। आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी वजह से अब नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया है। देखिए, ये पूरा जो मामला हुआ है उससे आपने, यानी बीजेपी ने क्या सीख ली है? सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर यह लगता है कि जब बीजेपी एक बड़ा पार्टनर बन जाती है किसी भी अलायंस में, बड़े भाई के रूप में चली जाती है, तब छोटे भाई को दबाने की कोशिश करती है, छोटे भाई की ग्रोथ कैसे ना हो उसकी कोशिश करती है। आरोप आप पर लगता है। अब भी आपके सामने एकनाथ शिंदे, उस दिन एकनाथ शिंदे यहां पर आए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी हमसे संख्या में डबल है, यानी वो 50 है तो आप 110 है। अब ऐसी स्थिति में इसके आगे जो आपके साथ में शिवसेना और बीजेपी के साथ में हुआ, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी और आपके साथ ना हो, इसके लिए आप क्या, किस तरीके से कोशिश करेंगे? क्या इसके आगे भी आपकी भूमिका इस तरीके से रहेगी कि उनको संभाल के काम करें? जो नीतीश कुमार वो एक तरीके से डर गए कि उनके साथ भी ये हो सकता है, अगर उद्धव ठाकरे के साथ जैसे हुआ उनके साथ हो सकता है, वो चले गए आरजेडी के साथ में तुरंत। पहली बात तो यह है कि आपका स्टेटमेंट ही गलत है कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसके कारण बिहार में हुआ। बिहार बिहार है भैया, वहां की राजनीति अलग है, उसका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और बिहार में देखिए, आप ये ध्यान में लीजिए कि हम दोनों ने सरी की सीटें लड़ाई,
उन्होंने 123 लड़ाई, हमने 122 लड़ाई और बाकी छोटे मित्रों को दी। हम लोग 85 सीटों पर आए, वो 42 सीटों पर आए। वो बड़े भाई थे, हाँ, जो 40, 42, 45 जो भी होगा उतनी सीटों पर आया। वो बड़े भाई थे, लोगों ने उनको छोटा भाई बनाया, हमने नहीं बनाया। वो तो हमसे 1 सीट ज्यादा लड़े थे, बावजूद उसके, क्योंकि वहां सारे निगोशिएशन में मैं था। आप इंचार्ज थे? हाँ, मैं था। और उसके बाद मुझे आज भी वो पल याद है, नीतीश जी ने ये हमको कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नीतीश जी ने कहा कि देखिए हमारे तो कम आए हैं, तो आप लोग फैसला लीजिए कि आपको क्या करना है। उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा नीतीश जी को कि देखिए नीतीश जी, हमने मिलकर यह घोषणा की है कि आप हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हमने ये नहीं कहा कि जिसके ज्यादा आएंगे उसकी होगी या आपके कम आएंगे तो हमारा होगा। हमने जब यह घोषणा की कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो, तब आपके कम आए या ज्यादा आए, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। और नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अब देखिए, बिहार की राजनीति में एक अपना रंग होता है, बिहार बिहार है। तो नीतीश जी के ध्यान में आया कि, और ये विधानसभा के चुनाव के समय उनके ध्यान में आया, क्योंकि इस बार उनको जो सीटें मिली वो सीटें मोदी जी के कारण मिली। मोदी जी का जो एक वहां पर उनके प्रति एक सकारात्मकता जो बिहार में थी, मैं खुद देखता था कि गांव-गांव में जाने के बाद लोग मोदी जी का नाम लेते थे। और एक, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी की पार्टी फेस कर रही थी, लेकिन चूंकि मोदी जी के साथ वो थे, इसलिए वो इतनी सीटें उनको मिली। तो उनके ध्यान में आया कि अब लोग धीरे धीरे बिहार के बीजेपी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बीजेपी को रोकने के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन बीजेपी रुकेगी नहीं। मैं आज आपको बता देता हूं, बिहार में मैं रहकर आया हूं, आप देख लेना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चमत्कार करेगी, चमत्कार। लेकिन आपने यहां पर जब विपक्ष में आप थे, विपक्ष नेता विपक्ष के तौर पर थे, तब आप ये बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट है, हमको ये करना है कि अपने बलबूते पर हम महाराष्ट्र में सरकार है। आपका ये सपना रहा है हमेशा से, लेकिन उसके बावजूद आपने अभी पार्टनर आपके साथ में रखा हुआ है। अब उसकी वजह से होगा ये कि शिंदे जी तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद में सारे जो चुनाव होंगे वो आप एक साथ गठबंधन में फाइट करेंगे, तो अब आपके अपने बलबूते पर सरकार आने का तो सपना नहीं पूरा हो पाएगा। ऐसा है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो ये नहीं चाहती कि अपने बलबूते पर चुनकर आए? सारी पार्टियां ये चाहती है, लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है। अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना ये हर पार्टी का उद्देश्य होता है। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को साथ में लेकर जिंदगी भर नहीं चलना चाहती, लेकिन आज की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि शिंदे जी की जो बाळा साहेबांची शिवसेना है, उसको साथ में लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे अगला विधानसभा का चुनाव हो, या उससे पहले आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हम बाळा साहेबांची शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, ये हमने तय किया है। अभी क्या है कि आपके पास में होम डिपार्टमेंट है, और पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा कांड हुआ था एंटीलिया कांड, जिसके बाद में सचिन वजे, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे, उनको उसके बाद हटाया गया। और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसके आधार पे होम मिनिस्टर जो है आज की तारीख में जेल में, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है वो अभी भी जेल में है, अनिल देशमुख। पुलिस डिपार्टमेंट की छवि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, और अब आपके पास में होम डिपार्टमेंट है। क्या उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी? दूसरी बात यह है कि आप, बीजेपी हमेशा कहती है कि हम करप्शन फ्री सरकार देते हैं, हम किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, लेकिन आज की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि शिंदे गुट के साथ में जो लोग आए हुए हैं, उसमें से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस चल रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें से तो एक ने चिट्ठी लिखी थी कि बीजेपी को साथ में लो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और वो अब आपके साथ में आ गए हैं। जिस बीएमसी के करप्शन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उसके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो भी अब शिंदे गुट के साथ में आ गए। तो इनको साथ में लेकर आप किस तरीके से ये सरकार चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी की सरकार में एजेंसीज को न कोई कुछ करो बोल सकता है, न कोई रोक सकता है। तो जिसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई चलती रहेगी,
कोई कार्रवाई रुकेगी नहीं, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं, किसी को स्पेयर करने का कारण ही नहीं है। बीएमसी का कैग ऑडिट होगा, हाँ, उसमें सब जो बिल्कुल जो आएगा, वो भले शिंदे गुट का हो या किसी का भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। और बीएमसी कौन चलाता था ये तो हमने अच्छे से देखा हुआ है। तो अब मैं इससे ज्यादा तो बोलूंगा नहीं किसके इशारे पर बीएमसी चलती थी। और जहां तक होम डिपार्टमेंट का सवाल है, 5 साल मैंने होम डिपार्टमेंट चलाया, एक भी करप्शन की कंप्लेंट नहीं थी। देखिए, अगर आप अधिकारियों के पोस्टिंग में पैसा लेना चालू करोगे और कम मेरिट के लोगों को पैसे के आधार पर प्राइम पोस्टिंग दोगे, तो ऐसी ही परिस्थिति ये हो सकती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो हमारी पुलिस की छवि पिछले 2.5 साल में बिगड़ी है, महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है, सबसे अच्छी, मोस्ट इफेक्टिव पुलिस फोर्स। अभी इसकी जो साख है, उस साख को हम लोग फिर वापस लाएंगे और बिना किसी करप्शन के पोस्टिंग शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिक हमारी जो पुलिस है वो अच्छा ही काम करती है, वो साख उनकी वापस आएगी। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यही होगा? क्योंकि बार बार ये शिकायत रही एमवीए सरकार की कि हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, हम विपक्ष की सरकार है, इसके लिए हमको परेशान कर रही है। और यही चीज वो अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से चले जाते हैं, भले वो किसी की गलती से चले गए हो, लेकिन फाइनली महाराष्ट्र इज एट द लॉस। आपको उसको, क्योंकि आपके पास समय कम है, अभी आपके पास सिर्फ 2 साल है, 2 साल के बाद आप सीधे चुनाव का सामना करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स बाहर जा रहे हैं और सारी चीजें जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, कैन यू इमेजिन, देखिए सरकार में एक कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट आपके आती है तो सारी इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई सहूलियत आपको देनी पड़ती है, कंसेशन देना पड़ता है। इसलिए सारा का सारा ये जो कंसेशन का अप्रूवल होता है, ये इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल होता है, ये कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट में होता है। आप विचार कीजिए, 18 महीने तक उद्धव जी की सरकार में कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, नॉट अ सिंगल मीटिंग। अब मुझे बताइए कि अगर उद्योगों के लिए 18 महीने मीटिंग ही नहीं होगी तो उद्योग रहेंगे कि जाएंगे? तो इसलिए किसके कारण गए, इसकी चर्चा करते समय अगर 18 महीने में एक भी मीटिंग नहीं हुई है तो किसके कारण गए, ये इसका सीधा जवाब है। और आपने पहले क्या कहा था, मैं भूल गया, कुछ पूछा था आपने। और मैंने ये पूछा था कि आप, अब जो आपके पास समय की कमी है, अभी 2 साल है आपके पास, आपको अभी, और जीएसटी के बारे में भी वो शिकायत बार-बार कर रहे हैं। आपने, मेरे ध्यान में आया, देखिए पुरानी सरकार में क्या था, वो सुबह नाश्ता करने से पहले एक झूठ बोलते थे, लंच के पहले एक झूठ बोलते थे, खाना रात का डिनर से पहले एक झूठ बोलते थे, और सोते सोते एक झूठ बोलते थे। और 3 पार्टियां और उसके 4 लोग झूठ बोलने के लिए उन्होंने नॉमिनेट किए थे। इसलिए रोज केंद्र सरकार के खिलाफ बोलना, सारी मदद केंद्र सरकार से लेना। मैंने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसे महाराष्ट्र को कैसे दिए ये बार बार रखा, रोज मैं रखता था, लेकिन मैं अकेला बोलता था, वो 4 झूठ बोलते थे, तो 4 झूठ के सामने एक सच थोड़ा थोड़ा रुक जाता था। मैं आज भी ये कहता हूं कि केंद्र सरकार की जितनी मदद महाराष्ट्र को मिलती है, कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, आप देखिए, अगर हम मुंबई का विचार करें, मुंबई का, तो अकेली मुंबई में हम लोगों ने करीब करीब 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, ये पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, ये हमने शुरू किए। तो क्यों शुरू कर पाए? केंद्र सरकार साथ में थी, इसलिए हम लोग कर पाए। तो मुझे लगता है कि, और मोदी जी ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र ये ग्रोथ इंजन है, तो महाराष्ट्र भागेगा तो देश भागेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी देश को स्पीड से भगा रहे हैं, वो अपने इंजन को थोड़ी रोक सकते हैं, वो तो इंजन को और फ्यूल देते हैं, वो तो इस इंजन को और जोरों से वो चले, इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है नरेटिव तैयार करने का जो प्रयास हुआ, इससे ज्यादा थोड़ा समन्वय अगर रखते तो शायद महाराष्ट्र का ज्यादा फायदा होता। ठीक है, हमारे साथ पीयूष गोयल भी यहां पर जुड़े हुए हैं, राहुल कंवल भी ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले
एक सवाल मुझे पूछना है, क्योंकि आपका 2019 की जो कैंपेन की लाइन थी वो ये थी कि मी पुनः येईन, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। इस बार आप बैक विथ वेंजेंस तो हुए हैं, लेकिन साथ में एकनाथ शिंदे को भी आप साथ में लेकर आए। अब सवाल यह है कि 2024 में जब दोबारा आप चुनाव का सामना करेंगे तब उसका फेस कौन होगा? चुनाव में महाराष्ट्र सरकार का फेस कौन होगा, या आप तब पूरे मैंडेट के साथ असलियत में जो आपकी कैंपेन थी उस तरीके से आप वापस आएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने पहले ही ये क्लियर बताया है, एकनाथ शिंदे जी और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, फेस कौन होगा वगैरह ये इसलिए महत्व का नहीं होता कि हमारे पास हुकुम का इक्का है और वो है मोदी जी, और उस फेस के पीछे आप कोई भी फेस लगा दीजिए तो सारे फेस आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, लेकिन तो उसकी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि 24 में अगर दोबारा आप साथ में सत्ता में आते हैं तो क्या दोबारा एकनाथ शिंदे जी को बनाया जाएगा, या आपके पास वो मौका रहेगा? देखिए, आज तो हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी है, और जब चुनाव के लिए हम जाएंगे तब भी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही होंगे। बाकी सारी चीजें जो आपको चाहिए वो आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे नेता वो बोलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का ये नियम है कि हमारी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड, जब मैं भी था और जब मैं मुख्यमंत्री था और आपने मुझे ऐसे ही एक कॉन्क्लेव में पूछा था कि क्या आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे, तो मैंने तब भी यह जवाब दिया था कि नहीं, मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा। तो मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है, उसी को ये अधिकार है। लेकिन आप चिंता मत करिए, 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पूरी मेजॉरिटी के साथ हम चुनकर आएंगे। ठीक है।